बैठकर एक आदमी टोंक का आदमी कहता है कि उसकी समस्या का समाधान नहीं हो जाए बावजूद शिकायत के, कैसे हल होगी बीजेपी कार्यालय से बैठकर? नहीं, बिल्कुल सही जो टोंक के कह रहे थे, ये बात बिल्कुल सही है कि व्यवस्था में बहुत खामियां हैं। मैं भी इसको एडमिट करती हूँ कि जिस तरह से अधिकारी कर्मचारी का एक सिस्टम होता है, यदि काम अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो सरकारों की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कर्मचारी अधिकारी सरकारों पे भी बहुत डिपेंड करती है। कैसी सरकार है वैसी ही कार्यशैली कर्मचारी और अधिकारियों की होती है। मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि घोड़े और घोड़सवार की, इसको लोग कई प्रकार के कई एंगल से देखते हैं, लेकिन घोड़ा उसी के काबू में रहता है जिसका घुड़सवार अच्छा हो। तो मैं ये दावा कर सकती हूँ, आपके चैनल पे यहाँ बैठे हैं नारायण जी भाई साहब भी बहुत समीक्षा करेंगे, कि इस बार जो घुड़सवार आई है वो इस ब्यूरोक्रेसी को, इस एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से दौड़ा सकती है। तो जिनके मोबाइल बंद रहते हैं या जो नेग्लिजेंस करते हैं उनको दंड भी मिलेगा। जहां प्यार की झप्पी देनी है वहां प्यार की झप्पी भी मिलेगी, जहां डांट और फटकार की जरूरत है वहां डांट और फटकार भी मिलेगी। और इसीलिए फिर बीजेपी का दफ्तर आ गया कि जो आम व्यक्ति की सुनवाई अगर अधिकारी नहीं करता है तो वो कार्यकर्ता से कनेक्ट है, तो कार्यकर्ता उसकी सुनवाई बीजेपी ऑफिस में आके करेगा। ये रास्ता सरल करने के लिए किया जा रहा है। ये अभी आप लोग को अटपटा लग रहा है और आप लोग को लग रहा है कि मेंबरशिप कर रहे हैं या बीजेपी का हम लोग ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारी मंशा कतई नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम जब चुनाव में गए थे और जनता को बेहाल देखा था, हमने कमिटमेंट किया था कि हम ये काम पूरे करेंगे, उसको करने की तैयारी है ये, और रिजल्ट नजर आएगा। आप देखिएगा कि जरूरी नहीं है कि 5 साल तक हम ये करें। बिल्कुल देखा जाएगा कि नतीजा क्या निकलता है इस जन सुनवाई को लेकर, कितने नतीजे आते हैं, कितने लोगों की परेशानियां दूर होती है। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं खास पेशकश में। वक्त एक ब्रेक का, लौटेंगे उस पर। भाजपा कार्यालय में जिस तरह जन सुनवाई चल रही है सरकार आने के बाद, वो बिल्कुल गलत है। इससे क्या है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वही जन सुनवाई पहुंच पा रहे हैं, आम आदमी इससे अभी भी दूरी बनाए रखा हुआ है। तो अब आदमी के पास समय कहाँ है? ये वहाँ तो केवल कार्यालय में बैठ के जो मंत्री लोग करते हैं वो तो भाजपा का, मतलब ये समझ लो कि वो तो भाजपा के कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई हो रही है, आम जन की नहीं हो रही है। शहरों की हलचल, गांवों की चौपाल, अतीत के झरोकों से वर्तमान के दरवाजे तक, इतिहास के पन्नों से बदलते राजस्थान तक, सियासत के अखाड़े से खेल के मैदान तक, चप्पे चप्पे पर हमारी नजर। हम हैं मौजूद गली गली, शहर शहर, क्योंकि हम हैं सबसे आगे, सबसे पहले। देखिए खबर राजस्थान। बात जन सुनवाई को लेकर हो रही है, कितने दूर कितने पास की बात है। दरअसल जन और सुनवाई दोनों में कितना फासला बनता जा रहा है, इसको लेकर बातचीत हो रही है। हमारे साथ सुधीर जी हैं। सुधीर जी, एक बड़ा सवाल ये है कि आप पार्टी ने जिस तर्ज पर काम किया, शुरुआत में कहा गया कि बीजेपी उस तर्ज पर काम कर रही है, खास तौर पर राजस्थान में तो फॉलो किया जा रहा है। अब आपको क्या लग रहा है कि क्या ये वही काम है जो बीजेपी ऑफिस पर अभी हो रहा है, आपकी कॉपी है? एक मुख्य अंतर इन दोनों पार्टियों में जो देखा और हमारे में जो है वो ये कि भाजपा ये सोचती है हमारा राज्य है, हमारा मुख्यमंत्री है, और कांग्रेस सोचती थी उसका जब था कि हमारा राज्य हमारा मुख्यमंत्री है। ये भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री पूरे राजस्थान के, भले चाहे कांग्रेस का वोटर रहा हो या भाजपा का, तो आम जनता के मुख्यमंत्री है ये। तो ये सोच के ये नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ भाजपा का है यही सोच के ये काम कर रहे हैं। तो हमारे में और इनमें ये बहुत बड़ा अंतर है। हमने अगर दिल्ली में किया है तो हम आम व्यक्ति का सोच रहे हैं, वहां हम ये नहीं कह रहे कि आपका वोटर है या कांग्रेस का वोटर है या बीजेपी का वोटर है।
जब तक सरकार ये नहीं सोचे कि हमें आम जनता के लिए ही काम करना है, तब तक सही परिणाम नहीं आ पाएगा। चलिए दोनों से ही जवाब लेंगे। उससे पहले शाहबुद्दीन जी हमारे साथ जुड़े हैं गंगानगर से। शाहबुद्दीन जी बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। मेरा सवाल ये है, ये जन सुनवाई की बात कर रहे हैं, अधिकारियों की बात कर रहे हैं, तो मेरा सवाल ये है कि जी अधिकारी कोई काम नहीं कर रहे हैं। कलेक्टर साहब तो एसडीएम को फाइल भेज देते हैं, एसडीएम साहब कलेक्टर साहब को फाइल भेज देते हैं, वो फाइल घूमती रहती है ऐसे वैसे इधर उधर, वो गरीब जनता आम परेशान होती है, उसका कोई भी मतलब फैसला नहीं देता फाइलों का। जी राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस मसले में। हाँ राजेश जी बताएं। अभी जो हमारे दर्शक थे वो उन्होंने बात बिल्कुल ठीक कही कि जो हमारे यहाँ तंत्र विकसित होना चाहिए, जो उत्तरदायित्व विकसित होना चाहिए, समय सीमा विकसित होनी चाहिए, वो हमारा उस पर काम नहीं। जैसे अभी बात हो रही थी सुगम को लेकर, एक वेबसाइट पोर्टल है सरकार का, और पिछली सरकार पे भी हमने बहुत प्रयास किया कि वो ठीक तरीके से चले, लेकिन उसमें सूचना डाली हमने मार्च में और नवंबर में हमारे पास नगर निगम से रिप्लाई आई कि साहब आपकी ये आई थी कि रोड पर ये खड्डे हैं और अब इस पे कार्रवाई हो गई। मैंने कहा ये तो 3 महीने पहले हो गया। तो निश्चित रूप से आप यदि उस वेब पोर्टल को भी डेवलप कर लेंगे, जब पूरी तरह प्रौद्योगिकी का मामला चल रहा है, तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे क्षेत्रों से भी हमारे युवा साथी यदि उसमें काम करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार पे एक दबाव बनेगा। और जो लोक सेवा गारंटी कानून है उसमें समय सीमा है, लेकिन हम उसकी अनुपालना के लिए कहीं काम नहीं कर रहे हैं। सूचना के आयोग की बात करें तो उनके यहाँ पेंडिंग है थाउजेंड्स ऑफ अपील्स। सूचना आयुक्त की भी नियुक्ति नहीं है, पिछले सरकार ने नहीं की और इसने भी नहीं। अर्चना जी ये बड़ा सवाल है कि ये मंशा अगर कांग्रेस की भी रही कि लोगों के काम हो जाए, क्या कारण रहा कि सुगम अपडेट नहीं होती और सूचना आयुक्त मिलते नहीं लोगों को? देखिए, जब हम इस चर्चा की शुरुआत की थी हमने, तब राजेश जी ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया था इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर से तात्पर्य उस ऑफिस की बिल्डिंग ही नहीं, उसके पूरे कर्मचारी अधिकारियों का संपूर्ण होना, ताकि वो उस कार्य को अंजाम दे सकें। बात बिल्कुल सही है, किसी भी कानून को बना देने मात्र से काम नहीं चलेगा। जितनी ईमानदारी से कानून बने उतनी ईमानदारी से उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसकी अनुपालना होनी चाहिए, तब जाकर के सुखद स्थिति होती है। अब अगर हम सुमन जी की बात पे आ जाएं तो घोड़ा और घोड़े का सवार अगर इसी स्थिति में चलेंगे तो मैं समझती हूँ कभी भी शासन और प्रशासन के बीच में बेहतरीन तालमेल नहीं हो सकता। बेहतरीन तालमेल कब होगा? जब आपका आपस में विश्वास होगा। आप अपने आप को घुड़सवारी समझते रहेंगे तो घोड़ा, मुझे हॉर्स राइडिंग आती है, जिस दिन घोड़ा अड़ियल होगा उस दिन वो आपको ले बैठेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको उसमें विश्वास पैदा करना होगा कि ये जो शासन आया ये तुम्हारे हितों का तात्पर्य ये नहीं है कि उनको किस प्रकार के हितों से लाभान्वित, तुम्हारे हितों यानी कि तुम्हारे जो अधिकार है उनकी रक्षा करेगा। साथ ही साथ तुम यदि अपने कर्तव्यों के प्रति कर्तव्य परायण नहीं होगे तो ऐसी अवस्था में तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। ये विश्वास पैदा करना पड़ेगा, जो हमने करने का प्रयास किया उसी का नतीजा था। भरोसा क्यों नहीं होता बीजेपी से? भरोसा नहीं, एरोगेंसी का क्यों जुड़ाव होता है हमेशा? क्यों सवाल बीजेपी को एरोगेंसी को लेकर उठता है? नहीं, ये अर्चना जी की मानसिकता हो सकती है, राजस्थान की जनता की बिल्कुल नहीं है। अगर राजस्थान की जनता का भरोसा नहीं होता तो 163 का मैंडेट हम लोग को नहीं मिलता। और ये लोग को, ये तो चुनाव के दिन तक इन लोग को विश्वास नहीं था कि राजस्थान में ऐसा होने जा रहा है। और जहां तक घुड़सवार और राइडिंग की बात बता रही थी अर्चना जी, तो मैं बताऊं कि राइडिंग के ही खेल में सब लोग माहिर रहे पर आप मात खा गए। घुड़सवार और घोड़े की कहानी इतनी सामंजस्य की होती है तभी वो रेस में आगे बढ़ता जाता है और इतिहास बनाता जाता है। इसलिए इस तालमेल के बिना राजस्थान में कुछ नहीं हो सकता। आपके मुख्यमंत्री कहा करते थे कि डॉक्टर चोर हैं, इंजीनियर चोर हैं, करना उनको था, लेकिन वो बातें करते थे। चारा कहीं आम आदमी तो नहीं बन रहा, घोड़ा चल रहा है, सरकार घुड़सवारी कर रही है, आम आदमी के लिए ही हो रहा है। ये घुड़सवारी और घोड़े की काम जो है ना अश्वनी जी, आम आदमी के लिए हो रहा है। सिस्टम महत्वपूर्ण होना चाहिए। ये नहीं कि कल व्यक्ति है इसलिए सिस्टम अच्छा चलेगा, सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की बात होती है। ऐसा मुखिया बहुत महत्वपूर्ण है बच्चा, मुखिया का मैसेज होना चाहिए। मुखिया लाचार कमजोर होगा तो राजस्थान नहीं चलेगा। मुखिया ऐसा चाहिए जैसी मुंह में जीभ, कप्तान तो मजबूत होना चाहिए। मुखिया ऐसा चाहिए जैसी मुंह में जीभ, है ना। मुखिया ऐसा चाहिए जो बरगद की छांव, सबकी पकड़े बांह। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी पार्टी कहती है व्यक्ति से बड़ा परिवार, परिवार से बड़ी जाति, जाति से बड़ा समाज, समाज से बड़ा देश। जो कुछ किया जा रहा है उसमें देश कहीं नहीं है, उसमें राजनीतिक पार्टी पहले है। तो हम जो अच्छा काम उस लिहाज से नहीं कर रहे हैं। आप बताइए कितने एमएलएज में आप बहुमत की बात करें, बीपीएल है। इस विधानसभा में 140 करोड़पति जीत के आए, पिछली बार में 85 थे। तो आम आदमी कहाँ इनमें? आम आदमी का चेहरा जो जिनको नुमाइंदगी मिलती है विधानसभा में उनके जरिए होता है। एक भी बीपीएल नहीं है, वो वोट नहीं डालता, क्या वो भी काबिल है? तो हमको सिस्टम को स्ट्रेंथन करना चाहिए, इंडिविजुअल को नहीं, व्यक्ति को नहीं। और इसीलिए जो आपका उद्भव हुआ है
वो उनकी शक्ति से ज्यादा दोनों पार्टियों की कमजोरियां वो इतनी इरेलेवेंट हो चुकी हैं कि इनका उद्भव तुरंत लोगों ने हाथों स्वीकार किया। ये कोई मतलब अच्छी घटना नहीं है, आपको स्ट्रेंथन होना चाहिए था। भारत जैसे देश में राजनीतिक पार्टियां कमजोर होगी तो ठीक बात नहीं होगी। मैं इस बात के लिए आपकी तारीफ करता हूं कि आपकी सरकार ने आपकी पार्टी को अहमियत दी है, लेकिन उसमें आवाम को शामिल नहीं करना चाहिए। आपके वर्कर को शामिल करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं, मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही कंफ्यूजन सा स्टोरी हो गया है, सभी चैनल्स पे चल रहा है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगी नारायण जी भाई साहब आपको कि हमने आवाम को शामिल कार्यकर्ता के माध्यम से किया है। कार्यकर्ता भी तो भाई महत्वपूर्ण कड़ी है किसी पार्टी की। अब पार्टी को ही समाप्त करके देखे कि भाई जैसे वो भाई साहब कह रहे थे आप वाले कि सुमन जी दरअसल ये नहीं, सुमन जी यही कंफ्यूजन है कि कार्यकर्ता के जरिए अगर किसी फरियादी को लेकर आया जा रहा है पार्टी मुख्यालय पर, तो क्या समझा जाए लोकसभा के लिए वोट है, तुष्टिकरण की नीति क्या आपके पार्टी के पदाधिकारी का रेफरेंस उस पर है? तो यही सवाल है दरअसल कि ये क्या जनता से सुनवाई के अधिकार को दूर नहीं कर रहा? नहीं, मैंने यहाँ की इसको स्पष्ट करना किसी लालच के रूप में लेके आ रहे हो? अश्वनी जी सुनिए, मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि 3 जगह और 4 जगह जन सुनवाई में फर्क है। एक सरकारी जन सुनवाई है जहां सब लोग अपने तरीके से जा सकते हैं, राजस्थान का हर नागरिक स्वतंत्र है, वहां जाए और काम कराए, चाहे वो केसरिया है या हरा है या पीला है या नीला है या कम्युनिस्ट है, कोई भी जाए, ओपन टू ऑल, क्योंकि राजस्थान की सरकार से उसको काम कराना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मैं कार्यकर्ता की अहमियत बता रही हूँ कि कार्यकर्ता की कितनी अहमियत होती है। हर छोटा कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ का हड्डी है, ये साबित करने की हमने कोशिश कर रहे हैं कि हम जनता से जब कनेक्ट हुए, हमारे नेता ही केवल कनेक्ट नहीं हुए। मैं जो बात कहना चाह रही हूँ आप लोग समझ नहीं रहे कि हम भी, जैसे मैं हूँ, मैं अगर अपने क्षेत्र की जनता से कनेक्ट हुई और मैंने उनसे कहा कि आपका काम करवाऊंगी, तो ये क्या गुनाह है? ये क्या गुनाह है? मैं यही तो पूछ रही हूँ कि मैं उनका चुनाव के बाद काम करा रही हूँ, तो ये क्या गुनाह है? अगर मैंने किसी को कहा कि सड़क बनवाऊंगी तो सड़क बनवा रही है, तो गुनाह क्या है? लेकिन जो सुमन जी बात कहने की और जिसको की समझाने का प्रयास करे, एकमात्र बात है कि अपने कार्यकर्ता को लोकसभा चुनाव से पहले तुष्ट किया जाए, संतुष्ट किया जाए, उसकी तुष्टिकरण की नीति है। लेकिन एक बड़ी बात समझिए, हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा होती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि दूसरी विचारधारा में विश्वास करने वाला, जिसके मन में रिलेक्टेंस होगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाने से, जिसको इनके कार्यकर्ता की ओर से इग्नोर किया जाएगा, उसकी सुनवाई अब होने वाली नहीं राजस्थान में। ये बात राजस्थान की जनता के जहन में कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित कर रही हूं कि आइए हमारे कार्यालय में हम काम करेंगे, आमंत्रित करो, आपकी सरकार ने नहीं किया, हम करेंगे काम आपका। हुआ जो जनता समझ रही है कि आज आप अपने कार्यकर्ता को संतुष्ट करने के लिए जनता की अवहेलना कर रहे हैं, जनता आपके कार्यालय में नहीं जाएगी। जनता ने आपको सचिवालय में बैठने के लिए मैंडेट दिया, नेता बनते कार्यकर्ताओं को भूल जाए ये हमारी पार्टी नहीं है। एयर कंडीशन कार में घूमे कार्यकर्ताओं को भूल जाए ये हमारी पार्टी नहीं है। अपने कार्यालय, अपने घर में पार्टी फर्स्ट है तो नेशन भी फर्स्ट है हमारे लिए। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठो, अपने कार्यकर्ता की तुष्टिकरण करो और उस जनता कार्यकर्ता जनता नहीं है राजस्थान की क्या? जिसको मैं ये जानना चाह रही हूँ अर्चना जी, आप लोग ये कैटेगरी कैसे बनाते हो? हम लोग राजस्थान की जनता नहीं है क्या? कार्यकर्ता राजस्थान की जनता नहीं है क्या? है कि दिल्ली में जब काम नहीं हुए तो अरविंद केजरीवाल जनता को लेकर आए और जहां जाना था वहां पहुंचे, खासतौर पर सचिवालय के दरवाजों को भी खटखटाया, तो ये भी जता दिया सत्ता के किनारों पर दस्तक देकर कि भैया अब नहीं चलेगी। तो सुधीर जी, क्या ऐसा राजस्थान में नहीं है? आप पार्टी क्या यहाँ पर लोकसभा इलेक्शन का खाब तो पाले बैठी है, लेकिन क्या वो रणनीति जो दिल्ली में थी केजरीवाल की यहाँ नहीं है? जो रणनीति बनाई है हमने राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है और दिल्ली में उसको एक सफल प्रयोग करके हमने दिखाया है और उसको हम पूरे देश में लागू करेंगे। और ये पार्टी नहीं है, ये पूरा एक जन आंदोलन है और हमारे अंदर हमारे पूरा करने के लिए खुद जनता आगे आ रही है। और अभी हमारा जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसी में भी बहुत सारी जनता जुड़ रही है और जनता खुद सारा काम करेगी। जनता आएगी, जनता चुनाएगी और जनता ही जाके संसद में बैठेगी। अच्छे तरीके से जुड़ रही है। अन्ना को छोड़ दिए, जिस जन लोकपाल की बात करते थे ये, वो अन्ना को ही भूल गए। आज अन्ना की आत्मा कितनी दुखी है, जो आप लोग टीवी चैनल्स पे देखते हो, हम भी देखते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं मैं बताऊं, ये अभी नए नए खिलाड़ी हैं राजनीति के और ये अपने आप को शो करना चाह रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं और हमसे भी बहुत जटिल राजनीति कर रहे हैं। ये जिस तरह से ये जन सुनवाई का नाटक किए, जिस तरह से मुख्यमंत्री के बंगले का नाटक किए, ये सब नाटक ही तो है। और इनके विनोद कुमार बिन्नी ने क्या कहा, केजरीवाल जी जो इनके अध्यक्ष बन रहे हैं, वो बिन्नी जी ने इनकी पोल खोल दी। इनके ही विधायक, आप तो आपसे लड़ रही है, जनता के लिए कहाँ लड़ रही है? जनता के लिए लड़ रही है। 24 घंटे हमारे अजीत साहब, विनोद कुमार बिन्नी आपके ही है, हमारे थोड़ी है।
रात को जा रहे हैं। वो तो फाइट आज लाइन भी में है। यही सवाल बना है कि जनता के लिए को लड़ने जागो, वाला दिन कौन को है, सो, ये नहीं जनता के मतलब है, मुद्दों पर पर विनोद कौन कुमार बिन्नी सोचता को है भी और कौन सुनो। बात करता है। चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन देखते हैं कि भरतपुर के लोग क्या कहते हैं इस मुद्दे पर। तो जो भी उनकी जन समस्या हो उनका तुरंत ही निराकरण करे। ये तभी संभव है जब जो उनके जनप्रतिनिधि हैं वो फील्ड में जाके जनता से पूछेंगे। जब तक कि आप आमजन के बीच में उसकी समस्याओं से स्वयं जाके आपके प्रतिनिधि को भेज के रूबरू न हो, तब तक प्रदेश कार्यालय पे बैठने का कोई औचित्य ना तो जनता के लिए है और ना ही मेरे ख्याल से सरकार के लिए है। और आम जन की सुनवाई जब भी हो सकती है जब डायरेक्ट उनकी जो समस्या है उनको डायरेक्ट सुना जाए, और किसी माध्यम से सुनते हैं तो वो गलतफहमी के माध्यम शिकार हो जाते हैं। इस कारण से उनकी जो समस्या होती है वो पूरी नहीं हो पाती। जैसे अब ये 2 फरवरी से और 13 तक सीएम और पूरा कैबिनेट भरतपुर में आ रहा है, तो काफी जनता के लिए काफी सुविधाएं प्रदान होंगी, काफी सहूलियत मिलेगी। BMIT Jaipur, established in 2003, easily approachable, rich infrastructure, high security, engineering branches like civil, electrical, electronics and communication, computer science, information technology, well-furnished lecture room, experienced faculty, well-equipped laboratories, rich content library, grand auditorium, activities, gym and food zone, sports, friendly environment, achievements. Highest number of students placed in Infosys from Rajasthan under the Campus Connect College program. Advanced partner of Infosys since 2006. World-class exposure. सवाल जनता का है, मुद्दा सुनवाई का है। दरअसल क्या जनता के पास सुनवाई है या फिर जनता से दूर ये सुनवाई का अधिकार होता जा रहा है। जिस तरह से भाजपा ऑफिस पर जन सुनवाई चल रही है, मंत्री लगातार सुनवाई करते हैं, लेकिन मसला वही है कि क्या कार्यकर्ता के जरिए ये सुनवाई की जानी चाहिए। भरतपुर पर हमने सुना कि ब्रेक पर जाने से पहले भरतपुर के लोग कह रहे थे कि पॉइंट टू पॉइंट सुनवाई होनी चाहिए। खासतौर पर नेता को जब चुना गया है तो उन्हीं लोगों के बीच जाकर सुनवाई करें। सुमन जी, ये एक बड़ा सवाल है कि क्या कारण है कि पार्टी दफ्तर पर बैठ के बात करते हैं, क्यों लोगों के बीच नहीं जा रहे, जबकि मुद्दा यही था। जब प्रचार की बात आई तब भी यही कहा गया कि हम आपके बीच आएंगे और आपकी समस्याओं को सुलझाएंगे। उल्टा तो नहीं कर रहे? नहीं अश्वनी जी, मैंने या हमारी पार्टी ने कब कहा कि हम जनता के बीच में नहीं जाएंगे? पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा मेरा जवाब ये है कि अभी हमारे सरकार को कुल मिला के मुझे लग रहा है कि 45 दिन हुए होंगे, आगे पीछे कर ले तो 45 दिन में हमने इस त्रस्त जनता को जल्दी से कैसे राहत दी जाए इसकी चेष्टा की गई। एक सरकारी व्यवस्था और एक कि हमारे कार्यकर्ता भी उन जनता से वोट लेके आइए, तो उनका भी फर्ज बनता है कि राजस्थान की जनता को राहत दिया जाए। तो 100 हाथ मिलके यदि काम करेगा तो समस्या का समाधान होगा। दिमाग में ऐसी सोच रही होगी मुझे लगता है वसुंधरा जी की। ऐसा नहीं है 18 घंटे वसुंधरा जी सीएमओ में बैठ रही हैं, ये आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, नारायण जी भाई साहब भी देख रहे हैं, और वो सभी चीज को स्टडी कर रही हैं। और जब रिजल्ट आएगा तब आप देखेंगे। और अब हम भरतपुर भी जा रहे हैं, पूरी कैबिनेट भरतपुर जा रही है, और केवल भरतपुर ही नहीं जाएगी, पूरे राजस्थान में हम जाएंगे, गांव-गांव, ढानी-ढानी जाएंगे। इंस्ट्रक्शंस पास हुए कि कलेक्टर अब केवल अपने दफ्तर में नहीं बैठेंगे, गांव में अपनी रात बिताएंगे। ये सारी चीजें गुड गवर्नेंस की हैं और इसको हम करके दिखाएंगे। इसको इफ एंड बट में नहीं लेना चाहिए। मेरा निवेदन तो सिर्फ ये है कि दुखी जनता को राहत देने की चेष्टा क्या है। मैं ये समझना चाहूंगा कि गुड गवर्नेंस किसको कहते हैं। क्या जनता परेशानी लेके आए, फिर आपके पहले मुख्यमंत्री निवास पर आए, फिर अफसर के पास जाए, फिर आए, फिर मंत्री जी जब सुनवाई करें तो वहां तक जाए। दरअसल ये गुड गवर्नेंस का फंडा क्या होता है? क्या इस तरह से चलती है सरकार या कुछ और होता है? मेरी इल्तिजा ये है कि आम आदमी की सुनवाई है वो एक निर्धारित प्रक्रिया से होनी चाहिए, न कि किसी जरिया। उसमें जरिया अहम नहीं होना चाहिए।
आपकी पार्टी के वर्कर को आप जरिया बनाते हो, आप पार्टी के दफ्तर की तरफ उसको मुखातिब करते हो, ये ठीक बात नहीं है। वो सरकारी दफ्तर में जाए और सुनवाई करे। 7.5 लाख लोग आप महीने की पगार देते हो, उनकी जिम्मेदारी है। आपने 5 दिन का सप्ताह भी कर दिया। सरकारी दफ्तरों में लोग नदारद मिलते हैं और एक दूसरे से रिश्वत लेते हो, पकड़े जाते हैं। एसीडी ने बहुत लोगों को ट्रेप किया है। गुड गवर्नेंस वो होती है जिसमें आपको किसी जरिए की नहीं, प्रक्रिया के जरिए आपको न्याय मिले, इंसाफ मिले। जब आपने लॉ बनाया 2012 में, तो उस लॉ के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें कोई राजनीतिक जरिया और मध्यस्थ नहीं होना चाहिए। लोगों की भीड़ है, वो सरकारी दफ्तरों में, तहसीलों में, उप तहसील में, उपखंड कार्यालय तक जानी चाहिए और वहां वो खाली हाथ निराश न लौटे और राजनेताओं के जरिए नहीं हो। अगर आप सिस्टम ठीक करेंगे तो अच्छी बात है, बनिस्पत इसके कि एक नेता विशेष की प्रशस्ति करें कि फला होगा तभी अच्छा होगा। ऐसा राजशाही में होता है। जनतंत्र में सिस्टम महत्वपूर्ण होता है। जनता ने जो संविधान और मसौदा आपको सौंपा है उसके जरिए ही काम होना चाहिए। और ये बात अच्छी बात है कि पार्टी को महत्ता मिलनी चाहिए अगर वो सत्ता में है। पार्टी सर्वोपरि होती है, व्यक्ति बाद में होता है। आम आदमी का काम हो, प्राथमिकता पर हो, यही गवर्नेंस है। हमारे साथ एक कॉलर हर्ष गुप्ता जुड़े हैं। जी हर्ष, बताएं आपका सवाल क्या है। हर्ष, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका। जी, मेरा सवाल सुमन शर्मा जी से है। उन्होंने बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था। हेलो जी बताएं। जी, मेरा सवाल सुमन शर्मा जी से है। हाँ जी बोले हर्ष, मैं सुन रही हूँ। कि हमें 15 लाख नौकरियां मिलेगी जी, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। सिर्फ सुनवाई करते रहेंगे। आखिर हमको नौकरी मिलेगी कब? मैं सीए हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने राज्य में रह के राज्य का डेवलपमेंट करूँ, लेकिन मजबूर होकर फिर मुझे दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा और वहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। 15 लाख के हिसाब से 1200 नौकरियां पर डे की होती है, लेकिन आज सरकार का हुए 45 दिन हो गए, ऐसा तो अभी तक कुछ हुआ नहीं। सिर्फ सुनवाई हो रही है। आखिर हमको नौकरी मिलेगी कब? थोड़ा तो रहम करो। बिल्कुल हर्ष, ये आमजन की आवाज है। सुमन जी जी, मैं हर्ष को आपके चैनल पे ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि राजस्थान का युवा अब पलायन नहीं करेगा। पिछले 5 साल में जो हुआ अब उसके साथ वैसा नहीं होगा। उसकी डिग्री को महत्ता मिलेगी, उसको सम्मान के साथ रोजगार मिलेगा और उसको कटोरा लेके हम भीख नहीं देंगे। कम से कम हमारी सरकार हर चीज मुफ्त में नहीं देगी सरकार को, जनता को, ये हम वादा करते हैं। अभी हमारी सरकार को 45 दिन हुए हैं और आपके हर्ष साहब की जानकारी में मैं बताना चाहूंगी कि आप ही लोगों के लिए जो हमने 15 लाख का वादा किया है राजस्थान के युवाओं के लिए, इसी के लिए 8-8 घंटे 12-12 घंटे सीएमओ में बैठकें चल रही है। आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, आप देखिएगा कि 6 महीने में कैसे नौकरियों की सौगात आपको मिलती है। आप खुद सरप्राइज रहेंगे। जिस तरह से हमने 2004 की सरकार में युवाओं को नौकरी दी थी, वो भी एक यादगार क्षण था आप लोगों के लिए। आप लोग इसको अच्छी तरह से जानते हो। जिस तरह महिलाओं को हमने नौकरी दी थी, हमने रिकॉर्ड बनाया था, वही काम हम करेंगे। लेकिन थोड़ा सब्र कीजिए, हम अपने भाइयों को राजस्थान मुझे से तो अर्चना जी अब पलायन नहीं आपकी करने चिंता होने देंगे। लगी है। दरअसल की लोकसभा चुनाव सामने है और जिस तरह से अगर नौकरियां मिली और जिस तरह से वादे पूरे किए बीजेपी ने, 21 सीटों वाला जो फंडा था 11.5% के आसपास का, 10.5%, वो कहीं सिमट ना जाए। देखिए, वो जो हर्ष बोल रहे थे उसमें ज्यादा सच्चाई है। आपकी शंका में कोई सच्चाई नहीं है। हर्ष ने बिल्कुल इनको बेनकाब किया। 45 दिन में कम से कम 45,000 नौकरियां देनी थी। 5 साल के दुख और ये भी बड़ी बड़ी बातें करें, सीएमओ में बैठकर योजनाएं बन रही हैं। ये वो शासन है जो वादा ही झूठा करके आया। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि टेट को समाप्त करेंगे। क्या वसुंधरा जी को पता नहीं था कि पार्लियामेंट में अमेंडमेंट के बिना टेट समाप्त नहीं कर देंगे? चिंता मत कीजिए। लाखों बेरोजगारों के साथ विश्वासघात। और आते ही क्या किया, विशेष शिक्षकों को, कंप्यूटर शिक्षकों को बेरोजगार कर दिया। उनकी बेरोजगार नहीं किया मैडम, आपने सब ठेके पे मजबूर कर दिया। आपने सब चीज ठेके पे, सरकार को ही ठेका पे दे दिया था। सरकार को कोर्ट चला रही थी, हर मामले को कोर्ट में ले गए थे आप लोग। सरकार तो राजस्थान सरकार तो कोर्ट में चली गई थी। सरकार थी कहाँ? सारी समस्याओं को कोर्ट में ले जाके पटक दिया। उसको हम लोग लाइन अप कर रहे हैं धीरे धीरे। अब अश्विनी जी, आपकी बात का जवाब जनता स्वयं देगी लोकसभा चुनाव में। हम तो अपनी सीट्स रिटेन करेंगे, लेकिन झूठे वादों पर जो ये काम कर रहे हैं, जो जन सुनवाई के नाम पर सिर्फ ढोंग और प्रपंच कर रहे हैं, उन लोगों को जनता जरूर ये बिल्कुल 1 दिसंबर की तरह आपको पता चल जाएगा। वही नूरा कुश्ती है या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी है कि जो होता है सामने आ रहा है? लगता तो ऐसा ही है। देखिए, इसी देश में यूपीएससी है और इसी देश में आरपीएससी है, इसी देश में आईबीपीएस है। एक ही राष्ट्र में 3 संस्थाएं, तीनों अपनी अपनी परीक्षाएं करा रही। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि युवा के साथ कैसा छलावा है
कि आरपीएससी का कोई भी एग्जाम समय पर नहीं हो पाता, कोई पारदर्शिता नहीं, कोई सीक्रेसी उनके यहाँ देखें, बहुत सारे आरोप उन पर लगे हुए हैं पहले। तो क्या इसी देश में ये सारे संभव है? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मैं कई बार सोचता हूं कि यार कौन चला रहा है इस राष्ट्र को, ये स्वतः ही चल रहा है अपने स्तर पर। यानी एक दिल्ली में बैठकर एक संस्था यूपीएससी एग्जाम कराती है, समय पर एग्जाम होता है, बिल्कुल फिक्स है, सारे पेपर में कभी गड़बड़ नहीं हो सकती, और एक आरपीएससी उसके हर पेपर डिस्प्यूटेड है। ये क्या हो रहा है? हम कहां जी रहे हैं इस देश में? तो युवा तो छला हुआ महसूस करेगा ही, चाहे वर्तमान सरकार उसको बदलने का कितना प्रयास करती है वो सामने आ जाएगा आपके। जी बिल्कुल। लेकिन पिछली सरकार का भी आप दृष्टि देखें, इस जयपुर जो 300 किलोमीटर दिल्ली से दूर है, उसी में और अजमेर, यानी आरपीसी का कोई ढांचा ही समझ में नहीं आता। तो निश्चित रूप से नूरा कुश्ती है, और आज आमजन ये देख रहा है, आप इसीलिए आई, लेकिन आपका भी जो क्रियाकलाप है पिछले दिनों का, उसमें भी आदमी छला हुआ महसूस करता है अपने आप। उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि परमपिता परमेश्वर ने आपको मौका दिया है, तो कम से कम इस राष्ट्र की दशा को तो सुधारिए, दृष्टि तो डालिए इस पे, कम से कम कुछ अच्छा और सच्चा तो करिए। ये छलावे की, गवर्नेंस की, ये वादों की, ये खिलाफत की, ये प्रक्रिया यूं ही चलेगी जमहूरियत में, या फिर बदलाव आएंगे और कैसे आएंगे? जो दुख की बात है कि एक व्यक्ति 600 किलोमीटर दूर से चल के जयपुर में आता है, राजस्थान की राजधानी में, तो राजधानी को ऐसा लगता नहीं कि उसका कोई नागरिक आया है, और उस व्यक्ति को यहाँ आकर ये ऐसा नहीं लगता कि वो अपने राज्य की राजधानी में आया है। ये जो फासला है, ये भूगोल से ज्यादा भावना का है। जब तक ये पूरा नहीं होगा तो हम ऐसी शिकायतें करते रहेंगे, और जो फिजा अभी बन रही है दोनों पार्टियों के खिलाफ में, उसी से कोई रास्ता निकलेगा। हाँ, आप में बहुत सारी इमेच्योरिटी के चीजें हम सामने देख रहे हैं, परिपक्वता उतनी नहीं है उनमें, लेकिन दोनों पार्टियां आज ही एकाएक सादगी की और आम आदमी की बात करने लगी, पहले क्यों नहीं कर रही थी? एक आप मन से करते हो या आप बाध्यता से करते हो। इस समय जो पार्टियों का रुझान है, जो मेन स्ट्रीम पार्टीज है, वो एक मजबूरी से, एक व्यवस्था से कर रही है, और उसकी उम्र मुझे छोटी लगती है। अगर आपका प्रयोग विफल हो गया तो हम वैसे के वैसे ही इनको पाएंगे। आम आदमी, जैसे जयपुर में कहते हैं कि थे थाके में मांगे, शायद उससे भी ज्यादा होता है, वही मैं दीवार पे लिखा हुआ देखता हूँ। अर्चना जी क्या कहना चाहेंगी चलते चलते? आपसे आखिरी चीज, क्या उम्मीद की जा सकती है या नाउम्मीदी का दामन अभी थाम कर रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से? जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी से तो हर्ष जैसे युवा को नाउम्मीदी दिख रही है अभी, लेकिन फिर भी देखिए, हम इनकी तरह की ना हमारी सोच है, ना इस प्रकार का घमंड हम कभी करते हैं। जब सत्ता में थे तब भी नहीं था, आज विपक्ष में है तो उस मैंडेट को बहुत विनम्रता के साथ स्वीकार किया। इनसे सिर्फ एक ही अपेक्षा है कि जिस प्रकार से आप पर जनता ने विश्वास किया, उस विश्वास पर खरा उतरने का एकमात्र रास्ता है कि आप प्रशासन में विश्वास जगाइए, आपके प्रति वो आश्वस्त हो कि आप उनके माध्यम से जो काम करवाने वाले हैं वो जनहित का हो। तो निश्चित रूप से इनकी ये जो जन सुनवाई है वो सफल आपसे आखिरी सवाल, क्या जितनी अपेक्षाएं हैं बीजेपी से, भाजपा से, जल्द पूरी हो पाएंगी, वक्त रहते पूरी हो पाएंगी? बिल्कुल। क्या लोकसभा चुनाव के बाद बरकरार रहेगा सिलसिला? देखिए, मैंने कहा ना कि हमारी सरकार 5 साल की है, 5 महीने की सरकार नहीं है, और जो वादे हमने किए हैं उसको हम पूरा करेंगे। अर्चना जी की शंका आशंका जल्दी ही दूर होगी, इन्हें समझ में आ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। हर्ष जैसे युवा का दर्द तो इन्हें अभी पता चल गया, लेकिन 5 साल राजस्थान का युवा आत्महत्या कर रहा था, तब उसका दर्द ये कांग्रेस में बैठी सत्ताधारी पार्टी को नहीं हुई। लेकिन हमें मालूम है कि हम अपने भाई, अपने बच्चे को राजस्थान से पलायन नहीं होने देंगे। युवाओं के चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, महिलाओं के आंखों में सुरक्षा होगी, और राजस्थान का बुजुर्ग महिलाओं की राजस्थान में रहेगा। ये अश्विनी जी, मैं विश्वास दिलाती हूँ, हमारी सरकार केवल गांधी के नाम पे राज नहीं करेगी, गांधी के सपने को साकार करेगी। जी, तो आज बिग फाइट लाइव में इतना ही। चलते चलते आप